गुड इवनिंग। जुलाई 2023 इंग्लिश के पेपर में हम क्वेश्चन 3 यानी सेक्शन 2 पोएट्री देखते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम पहले सीन पैसेज बाद में अनसीन पैसेज देख चुके हैं। तो पोएम है नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी, द शिप वाज एज स्टिल एज शी कुड बी। आप बताइए, आप सोचिए ये कौन सी पोएम है। हाँ, जब तक कि हम इसके आंसर देखते हैं, जब याद आ जाए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी पोएम से पूछा गया है क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सीन इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम, के पोएम के बिगनिंग में क्या सीन दिया है। नो स्टार इन द सी, नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी, द शिप वाज एज स्टिल एज शी कुड बी। तो ये मतलब आपको यहीं से देख के लिखना है, बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। नो स्टार इन द एयर, तो या आप उसको ऐसा लिख सकते हैं देयर वाज नो स्टार इन द एयर। यहाँ यहीं से यहीं आप उसका आंसर बनाइए। ठीक है, ये देयर वाज इसके साथ ही आप नो स्टार तो लिखा है। देयर वाज नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। द शिप वाज एज स्टिल एज शी कुड बी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द शिप वाज स्टिल, बस आप इतना भी लिखे तो भी कंप्लीट हो जाता है। शिप वाज काम, ये भी आप लिखे। शिप वाज क्लियर एंड काम, ये भी आप लिखे। शिप वाज यहाँ पर एज स्टिल की जगह पर आप यहाँ पर ये लिखेंगे द शिप वाज, यहाँ आप लिखिए काम। हो गया है सेंटेंस, ये कंप्लीट हो गया है। आंसर हमारा देयर वाज नो स्टार इन द सी एंड नो स्टार इन द सी। यहाँ पर आप एंड भी लगाइए। यहाँ एंड लगाइए बीच में। नो स्टार इन द एयर एंड नो स्टार इन, देयर वाज नो स्टार इन द एयर एंड नो स्टार इन द सी, द शिप वाज काम। ये शिप वाज क्लियर एंड काम, ये आप लिख सकते हैं। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वाज स्टेडी इन द ओशन, ये आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर आंसर जो दिया है द सी वाज साइलेंट, The wind was not blowing, क्योंकि no star in the air भी लिखा। The waves does not move, the waves do not move at sea and the sea is clear and calm। ये बोर्ड के आंसर की में ये आंसर लिखा है, लेकिन अगर आप खुद से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गिव रीजंस। पहला वाला है द शिप वाज स्टिल एट सी बिकॉज, क्यों था शिप स्टिल सी में, बिकॉज there was no star in the air and in the sea no movement in the air। ये यहाँ से मैं आपको ये आंसर मिले। ये लाइन आप जैसे कि मैं हमेशा ये बताती हूँ कि जो पोएम का A2 क्वेश्चन होता है, पोएट्री किस तरह से करना है उसकी वीडियो में भी मैंने बताया है कि पोएम का जो A2 क्वेश्चन होता है उसमें जनरली पोएम की लाइन ही एज इट इज लिखना होता है, ये बहुत ही माइनर सा चेंज करके लिखना होता है। तो आप ये डायरेक्टली ये लाइन भी लिख सकते हैं बिकॉज नो स्टार इन, देयर वाज नो स्टार इन देयर एंड नो स्टार इन द सी। फिर इसका A2 का सेकेंड है अबाउट ऑफ एबरब्रोथोक हैड प्लेस द बेल ऑन द इंस्केप रॉक, सो क्यों उसने वो बेल लगाया था वहां पे। द बेल्स रिंगिंग वुड बी हार्ड एंड सेलर्स कुड अवॉइड द डेंजरस रॉक। ये यहाँ पर ये लिखा है ही प्लेस दैट बॉल ऑन द इंस्केप रॉक बिकॉज on a boy in the storm it floated and swung and over the waves its warning rung। ये लाइन भी आप जैसे कि वैसे लिख सकते हो तो भी आपको उस पे मार्क्स मिलेंगे। थर्ड A3 write to incident occasion on which you helped other people। आप A3 पर्सनल पोएम में पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन A3 का होता है, पैसेज में पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन A4 का होता है। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स किस तरह से करना है इस बारे में तो हम भरपूर डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। आपने अपने दोस्त की या आपने किसी की भी कभी कोई मदद की हो, वो इंसिडेंट, ऐसे 2 इंसिडेंट हमको बताने, तो 1 और 2 करके आप 2 इंसिडेंट लिखेंगे, तभी आपको 2 मार्क्स उस पर मिलेंगे। फिर उसके बाद में गिव
राइमिंग पेयर्स एंड राइमिंग स्कीम फ्रॉम द स्टैंजा 2 फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। ये तो बहुत ही आसान हो गया है कि राइमिंग पेयर्स स्टैंजा 2 में से हमको ढूंढना है। सेकेंड स्टैंजा ये हमारा है, शॉक रॉक, ये राइमिंग पेयर हो गया, और फेल बेल ये हो गया, और फिर राइमिंग स्कीम हमारी क्या हो जाएगी, ये शॉक के लिए तो हम ए ही वर्ड देंगे, उसके बाद में रॉक शॉक रॉक सेम है इसलिए ये भी ए, फेल अलग है इसलिए ये बी, फेल और बेल मिलता जुलता है इसलिए ये भी बी हो जाएगा। तो फाइनली हमारी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए ए बी बी। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, कंपोज 4 लाइन्स ऑफ योर ओन ऑन सी। सी के ऊपर आपको 4 लाइन लिखना है, ये भी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। ये मैं इसके लिए हमेशा बोलती हूँ कि आपको नहीं पता होता कि क्या टॉपिक आने वाला है, और आप एट द टाइम, क्योंकि इसमें असल में 2 चीजों का टेस्ट होता है, एक तो आपकी इंग्लिश कंस्ट्रक्शन, आपकी वोकेबलरी, और फिर साथ में आपकी पोएटिक स्किल कि आप उसको पोएटिक फॉर्म में लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। बीच में एक बार ऐसा आया था कि विदाउट राइमिंग स्कीम या विदाउट राइम्स पोएम लिखो, ऐसा भी आया था बीच में, लेकिन वो भी इतना इजी नहीं होता। तो इसके लिए मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप हर एक पोएम के लिए 4-4 लाइन याद करके जाओ, और जो भी ऑब्वियसली पोएम से रिलेटेड ही कोई टॉपिक वहां पर पूछेगा, और आपने जो याद करके गए हैं आप वो वहां पर जैसे के वैसे लिखो, इसके लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर बाद में पोएटिक एप्रिसिएशन, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ I knew no joy till I went poor। ये ओ मनी वाली पोएम से अप्रिसिएशन पूछा है। अप्रिसिएशन किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया है, सारी पोएम की अप्रिसिएशन लिखा के भी दी है। पॉइंट्स इन्होंने थोड़े से चेंज किए, लेकिन फिर भी आप उसी सीक्वेंस में उसको लिखिए, क्योंकि वो याद करने के लिए भी इजी होता है कि सबसे पहले आप टाइटल लिखिए, पोएम का पोएट का नाम लिखिए, फिर उसके जो फीचर्स है वो लिखिए, उसका क्या मैसेज है और उसकी लैंग्वेज क्या है, पोएटिक डिवाइसेस क्या है, वो उस तरह से लिखिए आप। तो आपके अप्रोप्रिएटनेस ऑफ थीम एंड लैंग्वेज फीचर्स पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आप जो उसको एक्सप्लेन करते हो, और प्रेजेंटेशन वही है जो आप साइड हेडिंग डालते हैं, फिर उसके नीचे से उसके बारे में लिखते हैं, तो वो जो आपका पूरा प्रेजेंटेशन होता है उस पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सॉरी हाफ मार्क मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे हाफ और प्रेजेंटेशन पे हाफ, इस तरह से 1 मार्क है। पर्सनल ओपिनियन एंड इवेल्युएशन, आप पोएम से क्या मैसेज आपको मिला है जब आप वो लिखते हो लास्ट में, तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। इस तरह से ये 4 मार्क्स हो गए। तो ये पोएटिक सेक्शन हमारा अपने खत्म हुआ। सेक्शन 2, सेक्शन 3 देखते हैं। फर्स्ट वन है drafting a virtual message. Imagine you have been late to attend your piano class. Draft a message in about 50 words to convey the same to your piano teacher. Give your own reasons to support your message. देखिए ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब इसके पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर वो कन्वर्सेशन दिया करते थे, और बस मैंने वो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की एक वीडियो डाली भी थी कि कन्वर्सेशन से आप किस तरह से बस बहुत ही थोड़ा चेंज करके और जैसा कि वैसा लिखकर आप मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने कन्वर्सेशन नहीं दिया है, यहाँ पे आपको खुद के वर्ड्स में कंपोज करना है। हाँ, थोड़ा बहुत आप ये समझ सकते हो, पहले तो इन्होंने ये पूछा है ड्राफ्ट ए मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स टू कन्वे द सेम टू योर पियानो टीचर, यानी हमको पियानो टीचर को मैसेज लिखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये लिख देंगे पियानो टीचर। फिर उसके बाद में आपको क्या मैसेज लिखना है, यू हैव बीन लेट टू अटेंड योर पियानो क्लास, तो आप ये लिखो आई हैव बीन आई हैड बीन लिखो, क्योंकि अब तो आप लेट हो चुके थे, आप गए नहीं, और फिर उसके बाद में आप ये लिख रहे हो, तो इसलिए आई हैड बीन लिखो। लेट टू attend piano class due to heavy rain। कोई भी रीजन से आप रहे हैं, हेवी रेन की वजह से आप लेट हो गए।
kindly consider my excuse as it is genuine. And permit me to join the class. यहाँ पर इन्होंने पूछा यू हैव बीन लेट, तो आप यहाँ पर नाम में कुछ भी एक्स वाई जेड लिखो। ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। इसके लिए मैंने इसका जो दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी मैंने दिया है। देखो, इमेजिन आफ्टर पासिंग द एचएससी एग्जाम यू विश टू टेक एडमिशन फॉर अ डिग्री कोर्स इन बीबीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो आप वहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह लिख के, वो मैंने पूरा फॉर्मेट दिया है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, आप वो भी लिख सकते हैं अगर आप वो याद करके जाएं तो। और या फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, क्योंकि ये छोटा भी होता है और इजी भी होता है। बस आपके ग्रामर में और स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। थर्ड, ग्रुप डिस्कशन के लिए तो मैंने कभी बताया ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ही पड़ता है कि सारे सेंटेंसेस आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। क्योंकि अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग वर्चुअल